अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे PMA 157 लॉन्ग कोर्स जो है उसकी अनाउंसमेंट से लेकर ISSP यानी फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस तक कौन कौन से आपके टेस्ट होते हैं, उनका सीक्वेंस क्या है और कौन कौन सी मेजर चेंजेस की गई हैं PMA 157 लॉन्ग कोर्स के अंदर, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये एक वीडियो आपका पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेगी। सबसे पहले ये क्वेश्चन किया जाता है, सर ये जो PMA लॉन्ग कोर्स होता है इसका मतलब क्या है? तो इसको P से मुराद होता है पाकिस्तान, M से मुराद होता है मिलिट्री और A से मुराद होता है एकेडमी। ये PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी इसको कहा जाता है। ये काकुल के अंदर है और वहाँ पर आप जाके ट्रेनिंग करते हैं 2 साल की अपनी। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं फिर पूछते हैं कि सर ये अनाउंस कब होता है। देखिए साल में 2 टाइम्स, 2 दफ़ा ये अनाउंस किया जाता है। एक बार यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि मार्च और मई में इस दफ़ा अनाउंस हुआ है, तो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो अप्रैल मई में या मार्च जो है ना वो आप इस तरह कर लें। तो एक दफ़ा तो ये मार्च में जाके अनाउंस होता है उसकी अराउंड अबाउट। दूसरी दफ़ा ये तकरीबन अक्टूबर के अंदर आके जो है वो अनाउंस होता है। इस दफ़ा थोड़ा उन्होंने पहले कर दिया सितंबर में, तो आप अक्टूबर का अपने जहन के अंदर रखें। तो ये 2 मंथ्स के अंदर जो है ना इसको अनाउंस किया जाता है। फिर इसमें ये होता है कि इसमें नंबर्स होते हैं, जैसे 156 PMA लॉन्ग कोर्स अभी आया गुजरा, अभी हमारे पास जो आया है वो 157 है। जो नेक्स्ट कोर्स है वो आपका 158 होगा, ठीक है। ऐसे ही नंबर चलते जाएंगे, उससे नेक्स्ट जो आएगा उसको हम कहेंगे 159 कोर्स। अब इन नंबर्स का कोई मतलब नहीं है। इन नंबर्स का आप यूँ कह लें कि जैसे कुछ क्लासेस हैं और उन क्लासेस को आपने नंबर्स के अकॉर्डिंगली जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है कि रूम नंबर फ़लाँ वहाँ पर और रूम नंबर फ़लाँ। तो बस ये सिर्फ ना विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे कोर्सेज अनाउंस हो रहे हैं तो साल में 2 दफ़ा होते हैं, तो इसलिए उनके साथ ये नंबर्स लिखे होते हैं। अब ये जो नेक्स्ट कोर्स है वो आपका जो है ना वो अप्रैल मई में या मार्च में आप कह लें, मार्च अप्रैल में जाके जो है ना वो ये वाला अनाउंस होगा। और 159 जो है वो भी कहीं पर अक्टूबर में जाके या सितंबर अक्टूबर आप कर लें जाके अनाउंस होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत चेंजिंग हो रही है। तो ये हो गया। और उसके बाद ये मैंने कैडेट्स लिखा है और सिविलियन लिखा है। सिविलियन से मुराद होता है वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी कैडेट कॉलेज से नहीं पढ़े हुए, वो पब्लिक स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से या किसी भी जो है ना आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े होते हैं, तो उनको हम सिविलियंस कहते हैं। अच्छा, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि कैडेट्स क्यों लिखे हैं और सिविलियंस क्यों लिखे हैं, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो ओड कोर्स होते हैं या जो इवन कोर्स होता है, जो इवन कोर्स होता है ना उसमें ज़्यादातर कैडेट्स होते हैं। यानी जो मिलिट्री कॉलेजेस से पढ़े होते हैं उनका इंटेलिजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ट होता है और वो एक आर्मी के इन्वायरमेंट में रहते हैं। सो दैट्स वाई ये एक मिथ है उनके बारे में कि जिस कोर्स के अंदर कैडेट्स अप्लाई करते हैं आप उस कोर्स के अंदर एज अ सिविल ना अप्लाई करें, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा थोड़े से उनके रिकमेंड होने के चांसेस आपसे कुछ 70-60% ज़्यादा होते हैं। जबकि जो सिविलियन कोर्स होता है जिसको आप इवन कोर्स भी कह देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये ओड कोर्स है, ठीक है। सॉरी, इसको ओड कोर्स कहते हैं और इसको हम इवन कोर्स कहते हैं। तो ये कहा जाता है जी आप लोगों ने ओड कोर्स में अनाउंस जो है ना वो अप्लाई करना है। जैसे 157 PMA लॉन्ग कोर्स चल रहा है, क्योंकि कैडेट्स इसमें कम होते हैं, उनके अभी रिजल्ट वगैरह नहीं अनाउंस हुआ होता। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक PMA के अंदर ना एक चीज़ काफ़ी फेमस है, वो ये है कि आप जैसे हैं वो आपसे वैसी एक्सपेक्टेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कैडेट हैं तो आपसे कैडेट वाली एक्सपेक्टेशन की जाएगी। आपको जो चेक किया जाएगा या आपसे जो एक्सपेक्टेशन है वो एक कैरेट वाली की जाएगी कि आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप एक सिविलियन हैं और आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपसे वो उस तरह की एक्सपेक्टेशन की जाएगी। और अगर आप वो अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरते हैं, अपनी पर्सनालिटी को वहाँ पर आप जो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो कर जाते हैं, तो डेफिनेटली आप रिकमेंड होंगे, ना कि कैरेट होगा। तो ये बात तो एक गलत है कि भाई इसमें अप्लाई करना चाहिए, इसमें नहीं। जो आपको कोर्स लगता है ना आप उसमें अप्लाई कीजिएगा, मज़ीद आपने सोचना नहीं है कि मुझे किस में अप्लाई करना चाहिए। फिर हमारे पास टेस्ट का सीक्वेंस आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास PMA 157 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जूनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस की एक फाइल प्रोवाइड की जाएगी जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फाइल में से आएगा, क्योंकि ये एक रिपीटेड फाइल है। सेकेंड नंबर पर इसके साथ साथ आपको नॉन वर्बल के PDF नोट्स दिए जाएंगे
और 25 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप नॉन वर्बल के सोल्व करने का मेथड बआसानी समझ सकेंगे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एकेडमिक, और इसके सिर्फ और सिर्फ 1500 MCQ से आपका सारा एकेडमिक कवर हो जाएगा, और ये भी हमारी 100% गारंटी है, जिसमें 149 से लेकर 156 तक तमाम रिपीटेड जीके, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है। और हर साल इन्हीं MCQs में से तमाम स्टूडेंट्स का एकेडमिक पार्ट इजीली कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 40 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है। और मज़ीद आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा, जहां आप बाकी PMA लॉन्ग कोर्स के एस्पायरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकेंगे। दीज आल PDF नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये तमाम चीज़ें विद 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3400 में। और अगर आप ये बंडल बाय करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पर अभी कांटेक्ट करें और आपको फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हम डॉक्यूमेंट्स चेकिंग की यहाँ पर बात करेंगे, फिर आपका जो इंटेलिजेंस और एकेडमिक टेस्ट होता है वो बात करेंगे, फिर जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं वो हम यहाँ पर चेक करेंगे, फिर आपका जो फिज़िकल टेस्ट होगा उसमें क्या क्या चेंजिंग आई है, फिर जो ऐसे राइटिंग होती है उनके कितने मार्क्स होते हैं और कितना तक आपको लिखना चाहिए ऐसे, और किस तरह के टॉपिक होते हैं वो अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इनिशियल जो इंटरव्यू होता है वो कितने मिनट का होता है, पासिंग रेशो क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स को चेक किया जाता है, और ये आपका यहाँ पर बताया जाएगा। फिर जो ISSB और इंटरव्यू के बाद इसका गैप है, कितने दिन बाद ISSB आपकी आएगी, फिर आप कितने दिन वहाँ पर ISSB में अपने टेस्ट के लिए रहेंगे, और उसके बाद इसका रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, फिर ज्वाइनिंग, फाइनल मेडिकल आपका कब होगा, उसके बाद आपकी जो एक फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब बनती है, और एंड पे अगर ये आप सारा कुछ क्लियर कर जाते हैं तो फिर आप एक सेकंड लेफ्टिनेंट तो खैर नहीं होते, GC के होते हैं, मतलब जेंटलमैन कैडेट आप कहते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट तो फिर जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होती है ना, उसके बाद फिर जो है वो आप उस रैंक पे जाते हैं, और उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट के रैंक पे जाते हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट लिखी हुई है कि हमारे पास सितंबर 15 को ये अनाउंस किया गया, और 24 अक्टूबर तक इसमें आप अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। और अगर इसकी टेस्ट की देखें तो 29 अक्टूबर से इसने स्टार्ट होना है, और 2 जैन तक ये इसके टेस्ट जो है ना वो रहेंगे। सैटरडे एंड संडे टेस्ट आपका नहीं होगा, तो आपने 29 अक्टूबर टू जनवरी 2 यानी कि अक्टूबर तो एंड के ऊपर नवंबर और दिसंबर 2 मंथ ऑलमोस्ट आपके जो टेस्ट हैं वो PMA में रहते हैं, और उसके साथ साथ ही ISSB जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। अब होप सर्टिफिकेट से क्या मुराद होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। तो होप सर्टिफिकेट का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जो हमारे पास ओल्ड कोर्स होता है ना, जिसको आप 157 लॉन्ग कोर्स कहते हो, ओल्ड कोर्स के अंदर जो होप सर्टिफिकेट होता है वो अलाउ नहीं होता, ठीक है। होप सर्टिफिकेट यहाँ पर नॉट अलाउड है। क्यों? उसकी होप सर्टिफिकेट वैसे होता क्या है, होप सर्टिफिकेट से मुराद ये होता है कि आप जो है वो सेकेंड ईयर का जो एक रिज़ल्ट है ना वो आपका नहीं आया, यू आर अवेटिंग, मतलब आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अवेट लिख देता हूँ, किसका, रिज़ल्ट का, किस रिज़ल्ट का, सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं। आपके फर्स्ट ईयर में से तकरीबन ऑलमोस्ट जो है फर्स्ट ईयर में से वो अगर 60% आए हुए हैं तो आप फर्स्ट ईयर की DMC की बेस पर, रिज़ल्ट कार्ड की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी 157 है तो अभी अप्लाई नहीं कर सकते। 158 में अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट का वेट कर रहा होगा, एग्ज़ाम हो चुके हैं क्योंकि उसके अब रिज़ल्ट कार्ड नहीं आया, तो वो फर्स्ट ईयर की बिहाफ पे अगर उसके 60% से ज़्यादा हैं तो वो अप्लाई कर सकता है। बट यहाँ पर आप होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये एक चीज़ होगी। उसके बाद अब हम क्राइटेरिया देखते हैं जी, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, और आपकी जो चेस्ट है उसकी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए। चलें, और मैं साथ में आपको आई साइट भी बता दूंगा। एज की अगर बात करें तो इसमें ना एक चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पता नहीं है, जिसकी वजह से उनका अप्लाई रिजेक्ट हो जाता है। वो आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप किसी को वैसे भी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया ना वो है 17 to 22 ईयर। यहाँ पर आपको ना रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ्स लिखा हुआ है कि फॉर बोथ अपर एंड लोअर केस। अगर आपके 3 महीने एज में ज़्यादा हैं, यानी कि 22 साल
और आपके 3 महीने हैं एज तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपके 16 साल और फिर भी 3 महीने हैं, सॉरी 9 मंथ है, यानी 3 महीने लोअर है लिमिट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ना इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को पता नहीं होगी, वो यहाँ पर हर दफ़ा क्राइटेरिया साथ में मेंशन होता है 7 मंथ का ऑलमोस्ट। देखिए 1 मई तक फॉर एग्जांपल आप में से किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है, वो है जी 2000 आप कर लें 5 और 1 मई ही कर लें। 1 मई 2000 जो है वो एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2005। तो आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ से लेकर किस डेट तक एज फाइंड करनी है वो लिखा होता है वेबसाइट पे, वो आपने 1 मई 2026 तक, हालांकि पीएमए जो है वो 2025 में अनाउंस हुआ और अक्टूबर में अनाउंस हुआ है, तो अक्टूबर वो वहाँ तक जिस दिन ये अनाउंस हुआ, ये टेस्ट हो रहे हैं, उस दिन तक नहीं एज आपने फाइंड करनी, उसमें 6 to 7 मंथ ऐड करने होते हैं। जैसे कि मई देखिए अक्टूबर में अनाउंस हुआ, अक्टूबर चले छोड़ दो अक्टूबर को, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, तो कितने हो गए, तकरीबन 6 मंथ आप कर लें। 6 to 7 मंथ आपने ऐड करने होते हैं जिस दिन अनाउंसमेंट होती है। सो दैट्स मीन ये 2005 वाला जो बच्चा है ये अपना 1 मई तक अपनी एज फाइंड करेगा, तो इसकी 2000 इसकी जो है ना वो 21 साल एज हो जाएगी। ठीक है, ये आपने एज का ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता और ना ही उनको इतना कोई क्लियरली गाइड किया जाता है। सो दैट्स वाई ये आपने एक माइंड में रखना है कि जो 157 में आ रहे हैं वो 1 मई तक अपनी एज है ना वो कैलकुलेट करेंगे। ये इंटरमीडिएट वालों के लिए, बाकी जो होते हैं ग्रेजुएशन वाले उनके लिए 1 ईयर का गैप होता है, बट उनको फिर 3 मंथ की रिलैक्सेशन नहीं मिलती। हाइट जो है वो आपकी 5.4 फीट होनी चाहिए, और अगर सेंटीमीटर में वेबसाइट पे 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, और इस हाइट के अलावा अगर आपकी 0.5 भी कम है तो आप रिजेक्ट हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते पीएमए में। सो दैट्स मीन कि हाइट एक ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं मिलती आप लोगों को। अगर इससे अबव है तो पास है, अगर नहीं है तो फिर वहाँ पर आप एलिजिबल ही नहीं है। ये हमारे पास हो गया। अगर वेट का क्राइटेरिया देखा जाए ना, तो वेट ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आपका 50 to 70 kg के अराउंड अबाउट होना चाहिए, लेकिन हर रेक के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल आप में से किसी की हाइट 5.4 है तो उसका चले लगा लें कि 50 से लेकर 56 kg तक अगर उसका है, या आप आई थिंक 60 तक चले जाएं, 60 kg तक आप कर लें, 50 to 60 kg तक उसका है तो वो अप्लाई कर सकता है। फिर इसी तरह 5.5 पे भी तकरीबन 60 kg तक आपका वेट है जो है ना 50 kg से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 5.6 जो है ना है तो फिर आपका यहाँ से क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। फिर हो सकता है कि आपका 55 से लेकर तकरीबन 65 तक जो है ना वो होना चाहिए। तो इस तरह ये क्राइटेरिया बढ़ता जाता है विद योर हाइट, कि आपकी हाइट ज़्यादा होगी तो आपका वेट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये आपने BMI बॉडी मास पर इंडेक्स से चेक करना होता है। अगर हम विद एक्सपेंशन चेक करें तो 33 इंच आपकी जो चेस्ट है उसका साइज़ होना चाहिए। 33 इंच से मुराद है कि जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो आपकी जो चेस्ट है, योर चेस्ट विल बी एक्सपेंडेड, तो आपकी जो चेस्ट है वो एक्सपेंड हो जाएगी, तो दैट्स वाई वो 33 इंच होनी चाहिए। बट विदाउट एक्सपेंशन व्हेन यू आर इन एट नॉर्मल कंडीशन, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आपकी 31.1 इंच तक ऑलमोस्ट होनी चाहिए। तो 2 टाइम्स आपकी जो चेस्ट है वो मेजर की जाती है। एक वो कहते हैं कि इनहेल यानी कि ब्रीथ, आप अपनी जो है सांस वो अंदर खींचें और चेस्ट आपकी एक्सपैंड होनी चाहिए। आपने सांस अंदर खींच के रोक लेनी है, तो मेरी चेस्ट एक्सपैंड कर गई है, फिर दूसरी तरफ वो नॉर्मल करके आपकी जो चेस्ट है वो मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास PMA 157 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जूनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस की एक फाइल प्रोवाइड की जाएगी जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फाइल में से आएगा, क्योंकि ये एक रिपीटेड फाइल है। सेकंड नंबर पर इसके साथ साथ आपको नॉन वर्बल के PDF नोट्स दिए जाएंगे, और 25 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप नॉन वर्बल के सॉल्व करने का मेथड बआसानी समझ सकेंगे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एकेडमिक, और इसके सिर्फ और सिर्फ 1500 MCQ से आपका सारा एकेडमिक कवर हो जाएगा, और ये भी हमारी 100% गारंटी है, जिसमें 149 से लेकर 156 तक
तमाम रिपीटेड जीके, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है और हर साल इन्हीं एमसीक्यूज़ में से तमाम स्टूडेंट्स का एकेडमिक पार्ट इजीली कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 40 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है और मज़ीद आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा, जहां आप बाकी पीएमए लॉन्ग कोर्स के एस्पायरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकेंगे। दीज आल पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये तमाम चीज़ें विद 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3400 में। और अगर आप ये बंडल बाय करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पर अभी कांटेक्ट करें और आपको फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 157 पीएमए में ये एक चेंज आई है, जिसके अंदर अब मिनिमम 60% आपके मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। एफए किया हुआ है या एफएससी की हुई है, मेडिकल किया हुआ है या आपने नॉन मेडिकल किया हुआ है या एफआईटी की हुई है, कुछ भी किया हुआ है, आईसीएस किया हुआ है, तो आप सब के लिए 60% मार्क्स जो है ना वो रिक्वायर हैं। पहले ये 55% होते थे, 156 पीएमए में ये 55% थे, लेकिन इस दफ़ा क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो पीएमए है ना वो थोड़ा सा टफ़ किया जा रहा है, एकेडमिकली भी, फिज़िकली भी और इंटरव्यू के लिहाज से भी। लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि कैंडिडेट्स हु सिक्योर 60% मार्क्स और अबव इन बीए बीएससी। अब इनका क्राइटेरिया भी चेंज होने लग गया है कि अगर आप लोगों ने 2 ईयर का ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है, बीए बीएससी की हुआ है, तो फिर अगर आपके 50% भी मार्क्स है ना एफए और एफएससी में से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि किसी के बेचारे के 60% मार्क्स ना बने एफए या एफएससी में से, तो वो अगर 2 ईयर का आगे कोई कोर्स कर लेता है तो उसके बाद उसकी जो हमारे पास परसेंटेज है मार्क्स की वो कम हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर इस दफ़ा उन्होंने एक और चीज़ भी ऐड की है, वो है रिलैक्सेशन इन मार्क्स। कि मार्क्स के अंदर उन्होंने रिलैक्सेशन दी है, यानी एफए और एफएससी में अगर 55% भी हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ मेंशन है। अगर किसी के पास डोमिसाइल कौन सा है, बलोचिस्तान का है, ठीक है, एरियाज़ इंक्लूडिंग, उसके अलावा हमारे पास फाटा है, गिलगित बल्तिस्तान है, डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर उसका नीलम का जो इलाका है, और कोहिस्तान है, चित्राल, दीर तहसील बालाकोट जो हमारे पास आ जाती है, जिसको नारायण कगान भी आप लोग कहते हैं। फिर मानसेरा जो है वो केपीके में वो आ जाता है, थरपारकर तहसील उमरकोट आ जाता है सिंध के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर है, एरिया ऑफ चोलिस्तान जो डेजर्ट के अंदर एरियाज़ आते हैं, दरावर फोर्ट के करीब जो एरिया पड़ता है, सलामसार जो है, मौजगढ़, दीनगढ़, और इसके अलावा पंजाब के ये इलाके हैं। बिसाइड बीइंग डोमिसाइल होल्डर, इनके अलावा बाकी जितने भी हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 60% है। उन्होंने 60% पे अप्लाई करना है। इनमें से जिनके डोमिसाइल्स, अब डोमिसाइल से यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा कि डोमिसाइल के अकॉर्डिंग अगर आपके एरियाज़ बनते हैं जो यहाँ मेंशन है, तो आप लोगों में से किसी के 55% भी हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े सिटीज़ में से कोई इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से हैं तो वो लोग 60% पे ही अप्लाई करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ 1 बाय 1। यहाँ पर ये ओरिजिनल ही जो लिखे हुए हैं वही मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ अभी, और आप फिर वहाँ पर इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आपके पास कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स। एक्स्ट्रा एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो ISSB से एक दफ़ा नोट रिकमेंड हुए हैं वो अपना नोट रिकमेंडेशन का लेटर लेके जाएंगे। उनका इनिशियल जो है वो रिटर्न यानी इंटेलिजेंस और एकेडमिक नहीं होगा, और बाज़ का इंटरव्यू भी नहीं होता, तो वो स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिल करते हुए भी रिपीटर वहाँ पर जो है ना वो क्लिक करेंगे, ठीक है। बाकी एक और ये है यहाँ पर कि जो ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है आपका वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं ये आपको चीज़ें जो है बता देता हूँ। अब अगर डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँ तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। एक तो ये है, बात सुनिएगा, ओरिजिनल जो मैट्रिक है ना उसका रिज़ल्ट कार्ड आपके पास, तो ये रिज़ल्ट कार्ड है, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए। रिज़ल्ट कार्ड के अलावा अगर आप में से किसी के पास सनद है, चले मैं सनद लिख देता हूँ यहाँ पर, तो वो फिर रिज़ल्ट कार्ड ना लेके जाए, सनद लेके जाए। अगर सनद नहीं है तो फिर रिज़ल्ट कार्ड लेके जाए, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। तो ओरिजिनल आपने अपना रिज़ल्ट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद
इंटरमीडिएट का भी आपने जो ओरिजिनल है वो अपना रिज़ल्ट कार्ड लेके जाना है। ये आपका 2 हो गए डॉक्यूमेंट्स कि आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके जाने हैं। अगर आपके पास रिज़ल्ट कार्ड नहीं होता, फॉर एग्जांपल इसका रिज़ल्ट कार्ड आपके पास नहीं है, तो आपका जो भी बोर्ड था आप उस बोर्ड में जाएंगे और डुप्लीकेट एक जो है ना वो लेटर बनवा लेंगे। डुप्लीकेट लेटर का क्या मतलब होता है? अब डुप्लीकेट लेटर का मतलब होता है कि आपका जो सनद है या जो रिज़ल्ट कार्ड है वो किसी वजह से चले गुम हो गया था, कोई और इशू हो गया था, तो वो लेटर ये कहता है कि आपका जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग है, हम आपको न्यू जो रिज़ल्ट कार्ड है वो लेके देंगे, बना के देंगे। तब तक वो एक लेटर जो डुप्लीकेट है वो उसको रिप्लेस करेगा। अगर आपका वो गुम हो गया तो वो भी आप अपने बोर्ड से लेके जा सकते हैं। तो 2 चीज़ें ये आपकी हो गई। उसके बाद आपका आईडी कार्ड जो है वो होना चाहिए, लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें हैं। अगर तो आप 18 से प्लस हैं तो आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, मस्ट है। आईडी कार्ड फिर आपका मस्ट है। लेकिन अगर आईडी कार्ड नहीं है और आप 18 से भी ज़्यादा है आपकी एज, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एक टोकन लेके जाएंगे नादरा से। टोकन का क्या मतलब है कि आपने आईडी कार्ड बनने के लिए दिया हुआ है और उसके बदले में उन्होंने एक टोकन दिया हुआ है कि 40 दिन बाद 50 दिन बाद आईडी कार्ड मिल जाएगा। तो इसलिए वो टोकन भी जो है ना वो आईडी कार्ड के बदले चल जाएगा, क्योंकि टोकन पे भी आपके आईडी कार्ड का नंबर लिखा होता है। लेकिन अगर आप 18 से बिलो हैं तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? या तो स्मार्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर स्मार्ट कार्ड नहीं है तो चलें फॉर्म बे या बे फॉर्म भी आपका वो चल जाएगा, FRC भी चल जाएगी, कोई भी आप जो है वो लेके जाएंगे। तो ये आपकी कुछ चीज़ें थी जो कि आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग थी, आप इसको ध्यान से कीजिएगा। फिर उसके बाद आपकी 3 फ्रेश कलर्ड फ़ोटोज़ होनी चाहिए जो कि ब्लू बैकग्राउंड आपका हो और एक क्लियर सी आपकी जो है ना वो अच्छे से पिक्चर्स होनी चाहिए। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने लेके जाने हैं। मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, इंटर का रिज़ल्ट कार्ड, 3 फ्रेश फ़ोटोज़ और ये आपके पास आईडी कार्ड है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। लेकिन इसमें ना एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की, वो है आपका डोमिसाइल। तो डोमिसाइल भी आजकल डिमांड कर रहे हैं, तो 4 आपकी 5th नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे वो डोमिसाइल हो जाएगा। ये आपके सारे ओरिजिनल हैं, ये आपने ओरिजिनल लेके जाने हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फोटोकॉपी आपको दिखाई हुई है, ये अटेस्टेड की हुई है। अटेस्टेड आपने कहाँ से करवानी है? अटेस्टेड आपने किसी भी 16 से अबव वाला जो ग्रेड का ऑफिसर होता है, चाहे वो पुलिस के अंदर है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट बैंक में काम करता है, चाहे वो एक टीचर है, वो कोई भी अगर इस रैंक से ज़्यादा का है, 17 है, 18 है, 19 है, वो किसी भी ग्रेड का ऑफिसर है, वो उसकी अपनी एक स्टंप होती है वो लगवानी है, फिर वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर करता है, तो ये आपका अटेस्टेड हो जाता है। 2 फोटोकॉपी इसकी अटेस्टेड करवा लेनी है, 2 फोटोकॉपीज़ इसकी अटेस्टेड करवा लेनी है, 2 फोटोकॉपीज़ इसकी अटेस्टेड करवा लेनी है और 2 आपने डोमिसाइल की करवा लेनी है। फ़ोटोकॉपी करवानी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये ना बेवकूफ़ ऐसे होते हैं, कुछ हुआ है ऐसा कि वो ओरिजिनल पे ही करवा के लेके गया था, तो ओरिजिनल तो फिर काम ख़राब हो जाता है ना। तो आपने फ़ोटोकॉपीज़ को करवाना है टेस्टेड, ओरिजिनल नहीं करवानी। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए जी स्टूडेंट्स। और होप सर्टिफिकेट क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने अटैच किया हुआ है कि अगर आप कोई नेक्स्ट ईयर अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है 158 में, तो होप सर्टिफिकेट में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड लेके जाना होता है और साथ में अपने कॉलेज से ये होप सर्टिफिकेट होता है। बस ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं। उसके बाद ही हम बात करते हैं अगर यहाँ पर सलेबस और पैटर्न की। जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स सब आप लोगों ने अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद उससे पहले हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया, फिर आपने अप्लाई भी कर लिया। अप्लाई के बाद आपके वो डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो गए हैं। फिर अब हमने ज़ाहिर है टेस्ट की तैयारी करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसमें हम टेस्ट का सलेबस और पैटर्न देखेंगे। तो देखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास सलेबस और पैटर्न कौन कौन सा है। तो इसमें जैसे कोई चीज़ आई थिंक सो मिस है, इसमें मैंने कुछ ऐड किया था सिलेबस और पैटर्न में। वैसे ये आपकी जो ना कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आएगा, वर्बल आइटम्स जो होती हैं आपकी, मतलब वर्बल इंटेलिजेंस का टेस्ट इसी तरह आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आएगा। ये कंप्यूटर पड़े होंगे, इनके अंदर स्क्रीन होगी, कंप्यूटर की ग्लास के अंदर यहाँ पर माउस वगैरह पड़ा, इसी तरह लाइन लगी होगी, तो आप इसमें जो है ना वो कर सकते हैं। अब अगर सिलेबस की बात करें, पहला टेस्ट आपका वर्बल इंटेलिजेंस का होता है जिसके अंदर टोटल 84 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। फिर आपका जो है एक MCQs को करने के लिए ऑलमोस्ट 22 सेकंड का टाइम होता है। अब ये जो वर्बल इंटेलिजेंस का आपका टेस्ट होता है ना, ये फर्स्ट वाला होता है, ठीक है। पहला आपका जो टेस्ट होगा वो वर्बल इंटेलिजेंस का होगा।
और उसमें टोटल 84 MCQs होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा और 22 सेकंड एक क्वेश्चन को करने के लिए होंगे। पासिंग के लिए आपको 50% मार्क्स रिक्वायर हैं, बट अगर आप चाहते हैं जी मेरा मेरिट के अंदर भी नाम आए तो वो आपका कोई 85+% से जो है ना वो मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद अगर हम बात करें इसके टेस्ट की, जो कैटेगरीज हैं जिसमें से ये टेस्ट आता है वर्बल रीजनिंग की, ये तमाम कैटेगरीज आपने करनी है। एज प्रॉब्लम हो गया, डायरेक्शन सेंस, परसेंटेज, रैंकिंग, कंपैरिजन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, और उसके अलावा वाटर एंड मिरर इमेजेस। फिर हमारे पास मैथ सीरीज आ जाता है, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और टाइम सीक्वेंस एंड डजन एंड एक्स। ये आपकी 12 कैटेगरीज हो जाती हैं। उसके अलावा जी आपका ये ब्लड रिलेशनशिप, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, इन 15 कैटेगरीज में से आपके 84 MCQs आते हैं और उसको करने के लिए 30 मिनट का टाइम होता है। आपका पहला टेस्ट ये वाला था। उसके बाद अगर सेकंड टेस्ट की बात करें तो सेकंड टेस्ट आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर आपके 64 MCQs होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है, 28 सेकंड ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन को करने के लिए होते हैं, और इसमें भी पासिंग परसेंट जो है ना 50% वाला पास है। और ये वैसे आजकल ऐसा हो रहा है कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को मिला के, अब वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों को मिला के एक ही रिज़ल्ट बनाया जाता है। दोनों में इंडिविजुअल तो आपको 50% होना चाहिए और दोनों में फिर मेरिट में आने के लिए 85% होने चाहिए। ठीक है, और पास के होने के लिए दोनों में आपको 50% रिक्वायर है। तो ये जो नॉन वर्बल का सेकंड टेस्ट होता है ये बिल्कुल वर्बल के साथ ही अटैच होता है और कोई मतलब बीच में टाइम गैप नहीं होता। नॉन वर्बल की जो कैटेगरीज़ हैं वो आपके सामने यहाँ पर मेंशन है ना। इसमें जो सीरीज़ वगैरह है और उसके अलावा सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन चूज ऑड वन, इज टू एस टू कंपैरिजन, मिसिंग पैटर्न, ट्रायंगल रीजनिंग, वाटर एंड जो है ना वो मिरर क्लॉक रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं। ये आपकी 7 कैटेगरीज ऑलमोस्ट वहाँ पर कवर की जाती हैं। ठीक है, और इसमें भी आपने ऑलमोस्ट जो है ना उसके साथ मर्ज होता है, सो दैट्स वाई। अब हम एकेडमिक की बात कर लेते हैं, जो आपका थर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर तो मेंशन है जो थर्ड टेस्ट आपका होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एकेडमिक का टेस्ट। एकेडमिक के टेस्ट में क्या होता है, इसमें टोटल आपके 50 MCQs होते हैं और 50 MCQs के अंदर आपको करना होता है 30 मिनट के अंदर। तो ये आपका जी एकेडमिक का होता है और ये थर्ड टेस्ट होता है, और इसमें भी पासिंग परसेंटेज आपकी 50% होनी चाहिए, लेकिन अगर मेरिट पे आना चाहिए तो आपने 55+% मार्क्स गेन करने हैं। अब इसके अंदर जो सिलेबस है इसका वो एक जनरल नॉलेज का पार्ट होता है, उसके अलावा आपके बाकी जो है ना पार्ट्स, इसमें से आई थिंक से कुछ चीज़ें मिसिंग है। ये यहाँ पर ये कुछ मैंने लिखी हुई हैं चीज़ें, इसमें इतना कुछ शो नहीं हो रहा, मैं आपको ये शेयर कर दूँगा, लेकिन ये यहाँ पर आपको ये सही शो हो रही हैं। अब इसमें आप देखिएगा यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे फेमस फोर्ट है, डेजर्ट्स इन पाकिस्तान है, फर्स्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इन पाकिस्तान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डैम्स है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट है, फेमस लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ एंड कैपिटल हैं। फिर आपने 7/12 टू 2025 तक जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जिसमें प्री पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान आ जाता है, यानी कि इन द एडवेंट ऑफ इस्लाम, जब इस्लाम बर सगीर में दाखिल होता है 7/12 बाय मोहम्मद बिन कासिम, वहाँ से लेकर कंटेम्प्रेरी वर्ड जिसमें कुछ करंट अफेयर आ जाते हैं वहाँ तक आपने करना होगा। ठीक है, जैसे करंट अफेयर लिखा हुआ है, पंजाबी किस्से लिखे हुए हैं, मैं चलें पढ़ के आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। अब इसमें हमारे पास जो है ना वो क्या लिखा हुआ है जी, करंट अफेयर्स हैं, पंजाबी किस्से हैं जो कि 4 बड़े फेमस, उसमें से एक आ जाता है। कुछ बुक्स और उनके आथर्स के नेम पूछे जाते हैं। वो बुक्स जो हैं वो आपकी पाकिस्तानी भी हो सकती हैं, कभी कायदे आज़म की कोई बुक पूछ लेते हैं, कभी वो ज़्यादातर पूछते हैं उसकी गांधी की भी पूछ लेते हैं, स्टैनली वोलपर्ट उनकी पूछ लेते हैं, और उसके अलावा हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान उनकी बुक्स के बारे में पूछते हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल उनकी बुक्स के बारे में पूछ लेते हैं। फिर शाय सिता में से जो हदीस की बड़ी मशहूर जो है कुतब हैं उनसे पूछ लेते हैं, इनमें से ज़्यादातर वो पूछते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पासेस एंड कनेक्शंस होते हैं जो डिफरेंट हमारे सिटीज़ को मिलाते हैं वो वाला। फिर जो हमारे पास 4 मार्शल लॉज लगे उनकी डेट्स और उनके जो इम्पोजर्स थे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन है जैसे कि वापडा वगैरह की एब्रीविएशन वगैरह क्या है, और यहाँ पर आई थिंक सो कुछ और लिखा हुआ है बैटल्स, हाँ इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी कि बरसगीर में जो जंगें हुई हैं
जैसे मुगलिया सल्तनत या उससे पहले, और ईस्ट इंडिया कंपनी एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें वो पूछता है। जो अगर इस्लामिक स्टडी की बात करें तो उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अब हज़रत इस्लामिक स्टडी के भी कुछ आते हैं उसमें, हज़रत आदम टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके टाइटल्स, प्रोफेशंस, फैमिली ट्री के बारे में पूछा जाता है। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनका पेशा क्या था, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, ग़ज़वात जो हुए हैं पैगंबर के इराक़ के अंदर, कैलिफेट्स जो उनका इराक़ है, साए सिता वो अभी हमने बात कर ली, और 4 होली बुक्स हैं, उनकी लैंग्वेज और वो किन किन पैगंबर पर हुई, एंजल्स फरिश्तों की ड्यूटीज़ क्या हैं, इस्लामिक मंथ की तरतीब क्या है, नमाज जैसे कि जो सूरज ग्रहण होता है तब कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है, और उसके अलावा मून जो चाँद ग्रहण है इस तरह बारिश के वक्त कौन सी, तो अल कुरान, कुरान में छोटी बड़ी सूरत कौन सी है, और उसके अलावा और भी उसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाह 1 टाइम है, ट्वाइस टाइम है, कौन सी सूरत है, और सॉरी जिस सूरह में बिस्मिल्लाह है ही नहीं, जिसमें 2 टाइम्स जो है बिस्मिल्लाह आई हुई है। इस तरह मुस्लिम लॉ यानी कि फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में कभी कभी कोई बात जो है वो पूछ लेते हैं। तो ये आपका इस्लामिक स्टडी का होता है। उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पीएमए में आपका जीके में आपका देखें, पीएमए के अभी एकेडमिक की बात हो रही है। पहले मैंने आपको बताया कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी कैटेगरीज बताई। फिर मैंने आपको बताया कि जनरल नॉलेज के साथ साथ आपको इस्लामिक स्टडी पूछी जाती है, और वो मैंने बताया कि इस्लामिक स्टडी कहाँ कहाँ से पूछी जाती है। फिर 3rd नंबर पर इंग्लिश आ जाता है, पीएमए में इंग्लिश पूछी जाती है। सिनोनिम एंटोनिम्स आपने अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो इंग्लिश की बुक है उसकी ग्रोसरी से करने होते हैं। प्रेपोजिशन जो भी आपने पढ़ा इंटरमीडिएट में, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब्स, और नरेशन जो होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, शायद इधर लिखा हो तो वो वाला भी हमारे पास आपने करना है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस होता है। 4th नंबर पर आपका मैथ होता है। आपके एकेडमिक के अंदर 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जीके का होता है, दूसरा पार्ट आपका जो होता है वो इस्लामिक स्टडी का होता है, और 3rd पार्ट जो होता है वो इंग्लिश का होता है, 4th पार्ट आपका मैथ का होता है। इन 4 पार्ट्स के अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड है। मैथ आपने चाहे एफएससी बायोलॉजी की हुई है यानी कि मेडिकल किया हुआ है, चाहे आपने एफए किया हुआ है, एफआईटी किया, आईसीएस किया हुआ है, डीएई किया हुआ है, सबको मैथ आएगा और सेम मैथ आएगा। मैथ का ये आपको कैटेगरीज मैंने डिवाइड किया, परसेंटेज में से कुछ क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स पर जो एवरेज है, प्रोपोर्शनल है, फैक्टोरियल, ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, इक्वेशन, रैशनल, इरेशनल, लॉगरिथम, आयोटा, और बेसिक फार्मूला जो हैं वो आपके मैथ में से आते हैं। जब आपका ये टेस्ट सारा कंप्लीट हो जाता है तो उसी दिन सेम डे अब आपका मेडिकल होता है। तो सेम ये आपने ध्यान में रखना है मेरी बात को, जो मैं आपको तरतीब बता रहा हूँ। आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया, रिटन टेस्ट आप जिसको कह लें, क्योंकि सारा वैसे तो कंप्यूटर पर होता है बट हम इसको रिटन टेस्ट भी कह देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद सेम डे पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है, यानी कि उसी दिन। ये नहीं है कि आपका टेस्ट हो गया तो फॉर एग्जांपल आप तकरीबन जो है वो 3 बजे फ्री हो जाते हैं, 3 PM पे आप फ्री हो जाते हैं ये टेस्ट दे के, आपका जो रिटन था, और फिर आपका कोई 5 to 6 o'clock जो है वो आपका हो जाता है मेडिकल टेस्ट, ठीक है। इतनी देर लग जाती है। मेडिकल टेस्ट के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो आपका सबसे मेन होता है, नी नोकिंग चेक की जाती है, फ्लैट फीट चेक किए जाते हैं, कैरिंग एंगल चेक किया जाता है, आपके नाखून, आपकी नाक की हड्डी और आपके जिस्म पे ऊपर कोई निशान है, या फिर आपका ये जो चेस्ट की डिफॉर्मिटी है ये चेक की जाती है। ये मेन चीज़ें होती हैं। आई साइट भी आपकी चेक की जाती है। आई साइट के बारे में ये है कि 6/6 होनी चाहिए विद एंड विदाउट ग्लासेस। मैं आपको बताया था कि मैं आपको आई सेट का क्राइटेरिया बता दूंगा। आई सेट आपकी 6/6 होनी चाहिए विद एंड विदाउट ग्लासेस, ये दोनों चीज़ें, विद है या विदाउट, दोनों में आपकी 6/6 होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी 2.0 तक भी अगर माइनस में जा रही है तो वो एडजस्ट हो जाता है, इससे ज़्यादा का एडजस्ट नहीं होता। अगर मेडिकल के बाद आपका मेन फिज़िकल पॉइंट आ जाता है। फ़िज़िकल के अंदर कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, जिसमें 10 पुलअप्स हैं और 45 आपकी पुशअप्स होती हैं, और 1.6 किलोमीटर आपने 8 मिनट में रनिंग करनी होती है, और 45 आपकी क्रंचेस होती हैं, तो वो आपने जो है ना वो करनी होती हैं। ये वाली टाइम का कोई इतना मसला नहीं होता, जैसे 3 to 5 मिनट लिखा हुआ है, ये वैसे 23 है, 3 to। और जो ये पुलअप्स होती हैं ये चिनअप कर रहा है, पुलअप्स हाथ बाहर की तरफ होते हैं, तो ये पिक्चर जो है ना ये एनिमेशन ये यहाँ पर रॉन्ग लगी हुई है। ये आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट जो है ना वो आपका कब होता है, आपका जिस दिन मेडिकल हो गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं आपका जो मेडिकल है वो उसी दिन ही हो गया जिस दिन आप अपना वर्बल नॉन वर्बल का टेस्ट दिया।
मेडिकल से तकरीबन 5 to 6 डेज़ के बाद आपका जो होता है वो फिज़िकल टेस्ट होता है। ये आपने अपना टाइम जो है वो देख लीजिए। तो आप में से किसी ने फ़िज़िकल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो ऑलमोस्ट कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले आपकी सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपकी 10 पुलअप्स होनी चाहिए, 45 पुशअप्स आपको लगानी आनी चाहिए, 45 क्रंचेस आप एक टाइम पे एक ही सांस में लगा सकें, और आप 1.6 किलोमीटर को मिनिमम तकरीबन 6 मिनट में तो कर सके ना, ठीक है। 6 मिनट में तो आपको ये 1.6 किलोमीटर करना है अगर आपको फुल पॉइंट गेन करने हैं। उसके बाद ऐसे की राइटिंग हो जाती है। अब आपको सीक्वेंस और बता देता हूँ। अच्छा, जिस दिन आपका फ़िज़िकल होता है ना, आपका फ़िज़िकल हो गया, जो मैंने बताया कि रिटन टेस्ट से तकरीबन 5 से 6 दिन बाद यानी कि मेडिकल के, तो फिज़िकल के बाद जो आपका ये ऐसे राइटिंग होता है ना, ये भी आलमोस्ट 5 to 6 डेज़ के बाद आता है। यानी कि वो आपको कहेंगे जी आपने अगर मंडे को आपका ये टेस्ट हुआ है तो वो हो सकता है कहते हैं जी नेक्स्ट मंडे को आप लोगों का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू से पहले फिर आपकी ऐसे राइटिंग होती है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, बस मैंने आपको डेज़ बताने थे। 1 वीक का आपको ऑलमोस्ट टाइम मिलता है। अब इसके अंदर जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें 2 ऐसे दिए जाते हैं। एक ऐसे आपने उर्दू में लिखना होता है, जबकि दूसरा ऐसे आपने इंग्लिश में लिखना होता है। यहाँ पर मैंने लाइंस मेंशन की हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 10 to 12 लाइन का आप एक ऐसे लिखते हैं उर्दू का और एक आप इंग्लिश का। उर्दू में वो आपसे कह सकता है कि जैसे मेरा ख़ानदान बड़ा आसान है, ठीक है, या वो आपसे पूछ सकता है कि जो तालीम के बारे में कोई मसले मसाइल के बारे में पूछ सकता है कि तालीम जो है वो क्या, या ज़्यादातर औरतों के बारे में पूछता है, क्या पाकिस्तान में औरतों को आज़ादी हासिल है, इस तरह वो ज़्यादातर पूछ रहा है आजकल, क्या औरतों को आज़ादी हासिल है। या आपसे वो पूछ सकता है यहाँ पर हमारा जस्टिस सिस्टम के बारे में पूछता है, क्या आम लोगों को भी इंसाफ मिल रहा है। इस तरह की कोई भी वो डिबेटेबल बात भी पूछ सकता है, या कोई जैसे मेरा ख़ानदान हो गया, या वो कोई और भी बात इस तरह पूछ सकता है जो डिबेटेबल नहीं है, वो बस एक सिंपल सा ऐसे है आर्गूमेंटेटिव, तो वो आपसे ये कुछ पूछ सकता है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश है। इंग्लिश में वो ज़्यादातर मतलब को एजुकेशन के बारे में पूछता है। आजकल को एजुकेशन के अलावा वो आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ा कुछ पूछ रहा है। AI जो है वो एक कर्स है, ब्लेस है, वो क्या चीज़ है, तो AI के बारे में पूछ रहा है, को एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है। पहले CPAC के बारे में बड़ा पूछता था। आजकल वो जो मादनियात हैं हमारे कंट्री के अंदर, वो आपको पता है जी अमेरिका के साथ कुछ हमारा चल रहा है, तो उसके बारे में भी एक्सपेक्टेशन है कि वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा प्रोविंस के अंदर जो है ना हमारे पास कौन कौन सी मादनियात मशहूर है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो वो आपने जो है ना वो लिखना है। टाइम आपको 10 मिनट का दिया जाता है, 5 मिनट इसके लिए दिए जाते हैं और 5 मिनट इसके लिए दिए जाते हैं। टोटल मार्क्स आपके 20 होते हैं, 10 मार्क्स आपके इसके होते हैं और 10 मार्क्स इसके होते हैं। जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपके 12 होने चाहिए, अदरवाइज़ आप फेल हो जाते हैं। और ऐसे लिखने के लिए आपको एक ब्लैंक पेज दिया जाता है। ब्लैंक पेज से मुराद है कि आपका वो फोटोकॉपी वाला पेज होता है, यानी कि उसके ऊपर लाइंस नहीं लगी होती, ठीक है। 1 ब्लैंक पेज, एक साइड पे आपने उर्दू का लिखना होता है और दूसरी साइड पे आपने इंग्लिश में लिखना होता है। एक ही पेज आपके पास होता है। अच्छा, आपने ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद जब आप सबमिट कर देते हैं तो आपका जो है ना वो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। अब इंटरव्यू के अंदर ये है कि आपकी कौन कौन से जो है ना पॉइंट्स वो चेक किए जाते हैं, वो हम यहाँ पर आपको मेंशन कर देते हैं। अब इसके अंदर आप देखें कि अगर हमारे पास पॉइंट्स की बात करें, एवरेज जो टाइम होता है वो हमारा कितना होता है, वो 4 to 8 मिनट होता है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो टाइम होगा एवरेज, वो तकरीबन किसी से 4 मिनट का, किसी से 8 मिनट का, ये ज़्यादातर एवरेज टाइम मैंने लिखा हो। किसी का 15 मिनट तक भी चला जाता है। कोई ऐसे होते हैं जिनका तकरीबन 1 मिनट का इंटरव्यू भी होता है, उनसे जस्ट इंट्रो करवाया जाता है और बस। उसके बाद आपकी जो आउटलुक है उसके अलग नंबर होते हैं कि आपने ड्रेसिंग कौन सी करनी है, ठीक है। ड्रेसिंग भी 2 पीस आप पहन लें, शलवार कमीज़, वो एक अलग से डिबेट है, वो मैं आपको बता दूंगा। आप पेंट कोट पहन सकते हैं, लेसिस वाले शू पहन सकते हैं, आप ब्लू कोट ले लें, वाइट शर्ट ले लें और ब्लू ही ड्रेस पैंट ले लें, ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन होता है। आप ब्लैक में भी इसको कर सकते हैं, बट ब्लू जो है वो एक ज़्यादा अच्छा है। लेसिस वाले ब्लैक शूज़ आप साथ में ले लें और रेड टाई ले लें, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आप कोई भी अगर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वो आप एक ना लिसन, जो वॉइस आपकी वो रेज होनी चाहिए इतना कि ऑडियोबल हो, जो सामने बैठे हैं उनको वो सुनाई देनी चाहिए। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाता है आपका आई कांटेक्ट।
तो आई कांटेक्ट ये है कि जो सामने बैठा है, जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, उसकी आंखों में आंखें डाल के जो है वो आपने उसका आंसर करना है, इधर उधर नहीं देखना। ये कॉन्फिडेंस लेवल में आपकी चीज़ें जो है ना, वो आपके बैठने का स्टाइल और आप किस तरह मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, और जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है और आप उसकी तरफ कितनी इंटेंशन दे रहे हैं और कितना उसको टू द पॉइंट आंसर कर रहे हैं, वो आपका सारा कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर आ जाता है। फिर आपका नॉलेज भी ऑब्वियसली बेस करता है, वो आपसे एकेडमिक क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो एकेडमिक आप पीएमए में इनिशियल में जो तैयार करके गए होते हैं उसी में से अक्सर होता है, या आपकी जो ज्योग्राफी है, जो मैथ है, उसमें से अक्सर पूछ लेता है, या आपकी कोई कंट्री या कैपिटल पूछ लेता है, करंट अफेयर भी वो पूछ लेता है, तो वो भी आपका बेस करता है। फिर आपकी जो इंग्लिश होती है कि आप इतनी इंग्लिश तो कम से कम आनी चाहिए ना कि अपने इंट्रो के अंदर जो है वो आप पॉजेज ना लें, हकलाएं ना, और डर डर के ना बोलें, और उसके अलावा आप अपने हॉबीज़ बता सकें इंग्लिश के अंदर, और वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, अपना मेन ऑब्जेक्टिव बता सके कि आप इस फोर्स को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, वो इंग्लिश में आप कन्वे कर सकें। उसके अलावा जी आप बता दें अपने मेरिट एंड डीमेरिट बता सकें, कुछ ऐसी चीज़ें जो बड़ी छोटी आपकी पर्सनल है, कम अज़ कम वो इंग्लिश में आपको आनी चाहिए। वहाँ कोई बड़ी डिबेट नहीं चल रही होती, तो वो आपको कहें जी आपने 50 मिनट जो है ना वो पॉलिटिक्स पे बात करनी है, और आपने ये बात करनी है, वो बात करनी है, तो वो कोई इंग्लिश में कन्वे करना, एक ओपन स्पीच है, वो डिफ़िकल्ट होती है। बट अपने बारे में अगर आप कन्वे नहीं कर सकते, सो दैट्स मीन आपको क्या, आप 12 ईयर तक आपने स्टडी किया और उसके बाद आप ये कन्वे नहीं कर सकते, तो ये आप आई थिंक तो समझ गए होंगे। वहाँ पर इंग्लिश बोलने से मुराद हरगिज़ नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल नेटिव होने चाहिए, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी, ऐसा नहीं उनकी डिमांड। ऐसी उनकी डिमांड है कि बस ये कि बेसिक्स सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने इतने साल एक लैंग्वेज को पढ़ा है, तो उसमें कम से कम इतना तो बोलना है ना, तो वो आपकी डिमांड होती है। ये आपका इंटरव्यू होता है जी स्टूडेंट्स, और इसमें जो होता है पासिंग वाला सिस्टम, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट इसके अंदर जो होता है 30% पासिंग रेशो है, यानी कि अगर 100 बच्चा गया है तो उसमें से 30 पास होंगे, 70 जो है वो आपके फेल हो जाएंगे। और फेल क्यों होते हैं, वो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आउटलुक उनकी नहीं ठीक, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं ठीक, नॉलेज नहीं ठीक, या इंग्लिश नहीं ठीक, या आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये जी आपका होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू का मैंने आपको बता दी। आईएसएसबी की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर इनिशियल का जो बाद का प्रोसेस है, आईएसएसबी फॉर्म तो चले एक चीज़ है ना, लेकिन जब आपका सारा इनिशियल पास हो जाता है तब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें अब ऐड की गई हैं। ये एक न्यू एडिशन की गई है जिसमें डिटेल बायोडाटा फॉर्म, एक ये आपने फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताएंगे कि आर्मी जो लिखा हुआ, चले हम पढ़ लेते हैं जी। कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली पास द इनिशियल टेस्ट एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर, जिसको AS&RC आप कहते हैं, आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डिटेल्ड बायोडाटा। एक ये आपने फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है? बाय क्लिकिंग ऑन द ऑनलाइन इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ISSB एप्लीकेशन। वहाँ पर जहाँ पर आपने अप्लाई किया है वहीं पर ऑप्शन आ जाएगा जब आप पास हो जाएंगे कि अपना ISSB का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, वो आपने डाउनलोड कर लेना वहाँ से, वेबसाइट से। फिर जब आपने वो फिल कर लेना है, आफ्टर फिलिंग ऑफ द डिटेल डिजिटल फॉर्म, वो जो आपने डाउनलोड किया, फिर यहाँ पर कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड करेक्टर सर्टिफिकेट। दो चीज़ें आपकी होगी, ये एक करेक्टर सर्टिफिकेट है, एक डिटेल्ड बायोडाटा फॉर्म है। ये दो चीज़ें आपने फिर उसको आपने वेरीफाई करवाना। इट इज़ बी वेरीफाइड फ्रॉम द रिक्वायर्ड गेजेटेड ऑफिसर एंड प्रिंसिपल फ्रॉम ड्यूली completed to be submitted in 5x working days by candidates at respective आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट। कोई भी आपके 16 ग्रेड के प्लस से ऑफिसर्स हैं, वो आपका प्रिंसिपल है, कोई भी प्रोफेसर है, उससे आपने उसको अटेस्टेड करवा लेना, उसकी स्टॉक कॉपी को। और उसके बाद कुछ 5 दिन के अंदर अंदर आपने, जब आप पास हो गए थे, तो उसको सेंटर में जाके सबमिट कर देना है। फिर थर्ड नंबर पर यहाँ पर एक फॉर्म आपको और मिलेगा जिसको हम कहते हैं फॉर्म D, will be issued to candidates on successful completion of the prelim test which is required to be deposited along with the character certificate while signatures। ठीक है, मतलब आपने 3 डॉक्यूमेंट्स फिल करके, एक डिटेल बायोडाटा फॉर्म, उसके अलावा एक करेक्टर सर्टिफिकेट, और उसके अलावा एक फॉर्म D होगा। ये तीनों फॉर्म आपने क्या करने हैं, ये आपने सिलेक्शन सेंटर के अंदर तीनों को इकट्ठा सबमिट करना है कुछ 5-6 दिन बाद, जब आप टेस्ट पास कर लेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो होता है टू फिजिकली सिग्नेचर द फॉर्म D इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट वाइल द सिग्नेचर्स। ठीक है,
जब कैंडिडेट वहाँ पर सिग्नेचर करेगा तो वो जो हमारे पास रिक्रूटमेंट ऑफिसर है, SRO जिसको कहते हैं, तो वो भी फॉर्म डी पर अपना सिग्नेचर करेगा। ये 3 प्रोसेस न्यू ऐड किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास PMA 157 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जूनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस की एक फाइल प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फाइल में से आएगा, क्योंकि ये एक रिपीटेड फाइल है। सेकंड नंबर पर इसके साथ साथ आपको नॉन वर्बल के PDF नोट्स दिए जाएंगे और 25 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप नॉन वर्बल के सॉल्व करने का मेथड बआसानी समझ सकेंगे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एकेडमिक, और इसके सिर्फ और सिर्फ 1500 MCQ से आपका सारा एकेडमिक कवर हो जाएगा, और ये भी हमारी 100% गारंटी है, जिसमें 149 से लेकर 156 तक तमाम रिपीटेड GK, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है। और हर साल इन्हीं MCQs में से तमाम स्टूडेंट्स का एकेडमिक पार्ट इजीली कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 40 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है। और मज़ीद आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा, जहां आप बाकी PMA लॉन्ग कोर्स के एस्पायरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकेंगे। दीज आल PDF नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये तमाम चीज़ें विद 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3400 में। और अगर आप ये बंडल बाय करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पर अभी कांटेक्ट करें और आपको फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। यह है। उसके बाद ही अगर हम बात करें यहाँ पर ISSB फॉर्म की, जिस दिन आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है उस दिन आपको ISSB फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना होता है। इसका एक फर्दर प्रोसेस भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें आपने फॉर्म जो है वो अपना वहाँ से सेंटर से ले लिया, डाउनलोड कर लिया। अच्छा, फॉर्म मिलने के बाद आपने क्या करना है, उसको कुछ 2 से 4 डेज़ के अंदर आपने अपने सेंटर में फिल करने के बाद सबमिट करना है। और जब जिस दिन सबमिट हो जाएगा उस दिन से लेकर अभी आज के लिए मैंने 40 डेज़ लिखे हुए हैं, अभी चेंज हो गया है, अभी तकरीबन 32-35 डेज़ के अंदर आपकी जो ISSB की डेट है वो अनाउंस हो जाती है। वो आपको कॉल लेटर आ सकता है, कॉल आ सकती है, या वेबसाइट पे www.issb.gov.pk वहाँ पे आपको मेंशन कर देंगे। फिर आप वहाँ पर चले जाते हैं ISSB में। आप 5 डेज़, मैं कहता होता हूँ 4 डेज़ तो नहीं, 5 डेज़ डिपार्चर वगैरह और ये रिपोर्टिंग डे मिला के 5 डेज़ वहाँ पर आप रहते हैं, 5 दिन, और वहाँ पर आप टेस्ट कंडक्ट होते हैं आप लोगों के। और जिस दिन आप आ जाते हैं, डिपार्चर डे होता है, उससे वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है, उससे अगले दिन जिस दिन आप वापस आ जाते हैं अपनी ISSB से, तकरीबन सुबह 10 बजे जो है वो आपका रिज़ल्ट वेबसाइट पे अनाउंस हो जाता है। जो रिकमेंड होते हैं ज़्यादातर उनको वहीं पर बता देते हैं कि आप रिकमेंडेड हैं, और बाकी जो स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर ये वाला। उसके बाद जब आप, अल्लाह करे जी, आप रिकमेंड हो, तो हम रैंक्स की बात कर लेते हैं। जब आप रिकमेंड हो जाते हैं तो तब आप होते हैं GC, जेंटलमैन कैडेट। और GC के बाद जब आप अपनी ट्रेनिंग 2 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होती है, कहाँ पे होती है आप लोगों को याद होगा, शुरू में हमने PMA काकुल के बारे में बात की थी, जो कि एबटाबाद में है। तो PMA काकुल के अंदर फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि 2 साल का एरिया होता है। उसके बाद जब आप वहाँ पर पासिंग आउट होते हैं वहाँ से, तो फिर आपका एक टेस्ट होता है। वो खैर उस ट्रेनिंग के दौरान भी आप दे सकते हैं। टेस्ट वगैरह पास किया हुआ है तो फिर आपका जो है ना वो 2nd लेफ्टिनेंट रैंक हो जाता है। उसके बाद आप जो है ना वो लेफ्टिनेंट हो जाते हैं कुछ मंथ्स के बाद ही, ठीक है। उसमें भी एक छोटा सा टेस्ट होता है। उसके बाद आपको 3 से 5 साल में कैप्टन हो जाते हैं, फिर इसी तरह कुछ अरसे बाद मेजर हो जाते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, एंड पे आप जनरल हो जाते हैं। और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और डिफरेंट लेवल पे आप जो है ना अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो रिपोर्टिंग होती है, जहां आपने सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं, उसकी बेस पर फिर आपके रैंक्स इंक्रीज़ होते रहते हैं, और टाइम स्पैम भी इसी तरह इंक्रीज़ होता रहता है। तो ये जी आपके सारे PMA का कुछ चट्टा कट्ठा जो भी था वो मैंने ट्राई किया आपको
एक ही चीज़ के अंदर जो है बताने की, एक ही वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों का कोई क्वेश्चन इस तरह का बचा नहीं होगा जो प्रोसेस के हवाले से होगा। मज़ीद कोई भी क्यूरी होगी, कोई चीज़ होगी, वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं उसकी अलग से भी वीडियो बना देता हूँ। जब मेरे पास काफ़ी कमेंट आ जाते हैं, जब काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि एड्रेस करने होते हैं, तो फिर मैं अलग से एक वीडियो बना के वो जो 8-10 क्वेश्चन होते हैं मेन, उनका मैं आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।